नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 3 बजे 3 खबर में स्वागत है आपका। तो आगामी 2022 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गठजोड़ की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। खबर आ रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव ओवैसी की पार्टी AIMIM और बीएसपी मिलकर लड़ेंगी। इन कयासों के बीच में बहुजन समाजवादी पार्टी की ओर से जो अध्यक्ष हैं मायावती का कहना है, उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बीएसपी अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से गठबंधन की खबरों पर मायावती ने अपने ट्वीट में कहा कि मीडिया के एक न्यूज चैनल में कल से खबर प्रसारित की जा रही है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव ओवैसी की पार्टी और बीएसपी मिलकर लड़ेंगी। यह खबर पूरी तरीके से गलत, भ्रामक और तथ्यहीन है। इसमें बिल्कुल भी तथ्य नहीं है, सच्चाई नहीं है और बीएसपी इसका पुरजोर खंडन करती है। इससे पहले आपको बता दें कि मार्च महीने में मायावती ने यूपी में अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी का किसी के साथ भी गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा है। हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता और हमारे मतदाता बेहद अनुशासित हैं। देश की अन्य पार्टियों के साथ ऐसा नहीं है। मायावती ने कहा कि किसी के साथ भी गठबंधन में हमारा वोट तो उस पार्टी को स्थानांतरित हो जाता है, जबकि दूसरी पार्टी का वोट हमें नहीं मिल पाता है। ये बेहद ही खराब और कड़वा अनुभव है। भविष्य में हम किसी भी दल के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो बीएसपी का ऐलान है कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मायावती का बयान है, गठबंधन एक अफवाह है। ओवैसी की पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं किया जाएगा। हमारे साथ इस समय नरेश जाटव बीएसपी नेता जुड़ चुके हैं। नरेश जाटव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नरेश जाटव जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी काजल जी, नरेश जी, आज आपकी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया है कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि अब तक जो बातें चल रही थी कि ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं या फिर गठबंधन हो सकता है, अफवाह बताया जा रहा है। आप स्पष्ट कर दीजिए एक बार फिर से। देखिए काजल जी, ये राजनीति है, इसमें कयास भी लगाए जाते हैं जी, और कयास के साथ साथ अफवाहें भी चलती हैं। जो लोग कमजोर हैं गठबंधन की बात वो लोग करेंगे। बहुजन समाज पार्टी अपने आप में मजबूत है और बेहतर चुनाव लड़ करके बहन कुमारी मायावती जी अब की बार पुनः मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो अब हमारा किसी पार्टी से कोई गठबंधन का ना पहले कोई इरादा था ना आज कोई इरादा है। नरेश जी, गठबंधन ना करने के पीछे कारण क्या है? गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं रहा या फिर आपको कुछ हासिल नहीं हो पाया इसलिए? देखिए, गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। पूरी प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों को यदि देखते हैं तो सबसे बेहतर पार्टी उनको बहुजन समाज पार्टी दिखाई देती है, क्योंकि उन्होंने पहले भी बहन कुमारी मायावती जी का विकास कार्य को उनके मुख्यमंत्री काल में देखा है। तो हमें आवश्यकता नहीं लगती, जनता हमें भरपूर जन समर्थन दे रही है। तो हम लोग क्यों किसी से भी अपना गठबंधन करके अपनी सीटों को खराब करें? पंजाब को छोड़कर कहीं भी गठबंधन नहीं होगा, इसके पीछे क्यों? उत्तराखंड में पार्टी अकेले इलेक्शन लड़ेगी, उत्तर प्रदेश में अकेले इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन पंजाब में गठबंधन, क्या है इसके पीछे? देखिए, ये जो निर्णय है ये हमारी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का निर्णय है और हम उन्हीं के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। जैसा बहन जी को उचित लग रहा है वैसा ही राजनीति में चुनावी समय में चलता रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि पंजाब में लगता है बीएसपी को कि अकेले नहीं चल सकते हो आप, किसी का सहारा होना बहुत जरूरी है तभी आप पंजाब में आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं? देखिए, सहारा होना अलग बात है, विचारधारा मिलना अलग बात है। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अस्थायी होता है। आज वहां पर उनकी विचारधारा ठीक है, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से मेल खा रही है, तो वहां पर हमारा गठबंधन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी हमें कोई पार्टी ऐसी दिखाई नहीं दे रही जो गरीब, दलित, मजलूमों, मजदूरों के हित की बात करे। जब उनकी विचारधारा हमसे मेल नहीं खा रही तो हम लोग उनके साथ गठबंधन क्यों करें? ठीक है, आप जुड़ी रहिए हमारे साथ। डॉक्टर रमेश ठाकुर इस समय राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। रमेश जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। रमेश जी, हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं, तकरीबन
7 से 8 महीने का वक्त बचा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। बहुत ज्यादा समय नहीं है, लेकिन उससे पहले जो कयास लगाए जा रहे हैं, नेताओं का इधर से उधर जाना, अखिलेश यादव का बागियों से मुलाकात करना, फिर कुछ खबरें चलती हैं कि बीएसपी और ओवैसी की पार्टी का गठबंधन हो रहा है, उन खबरों को नकार दिया जाना। आपका रिएक्शन कैसे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के इस चुनावी समीकरण को? देखिए काजल, ये राजनीतिक जो परिस्थितियां होती हैं वो मौजूदा जो हालात बनते हैं, बिगड़ते हैं, उनके हिसाब से बदलती हैं, घटती हैं, बढ़ती हैं। अब किसी राजनीतिक नेताओं की जबान पे इतना अटल रहना, इतना विश्वास करना थोड़ा सा एक बेईमानी सा लगता है कि वो वास्तव में आगे तक टिके रहेंगे। अभी तो 7-8 महीने का लंबा समय है, इस बीच में किससे गठबंधन होता है, किसके साथ गठबंधन नहीं होता, कई सारी तमाम सारी बातें हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, पिछले विधानसभा चुनाव में जब इनका गठबंधन हुआ था दूसरी पार्टियों का, फिर लोकसभा चुनाव में अखिलेश और मायावती जब साथ आ गए थे, तो किसी ने नहीं सोचा था ये गठबंधन कभी हो पाएगा। लेकिन गठबंधन से 15 दिन पहले तक दोनों नेताओं ने ये कहते रहे कि हमारा किसी से गठबंधन नहीं होगा, हम चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। अब वही परिस्थितियां मुझे लग रहा है इस बार भी बनती दिख रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो नया जो गठबंधन बनने को है, जैसे प्रशांत किशोर जो राजनीतिक जो एक प्रबंधक माने जाते हैं, उनकी मुलाकातें विभिन्न राजनीतिक दलों से हो रही हैं दिल्ली के अंदर, तो मुझे लग रहा अगर इनका 2024 को लेके अगर कोई गठबंधन बनता है तो उसकी परछाई मुझे लग रहा 2022 की जो विधानसभा सबसे बड़ा राज्य कहा जाता है, तो उसको लेके भी बन सकती हैं। बिल्कुल नरेश जी, और एक और सवाल आपकी पार्टी को लेकर उठता है, और सवाल ये है कि गठबंधन आप नहीं करना चाहते, या फिर पार्टियां आपको मिल नहीं रही हैं, या फिर अन्य पार्टियां आपसे गठबंधन नहीं करना चाहती? क्योंकि हम देख रहे हैं इस समय बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने में सक्षम है ही, चाहे वो छोटे छोटे दल उसके साथ में कोई भी आ जाए। अब हम अखिलेश यादव को देख रहे हैं, अखिलेश यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि बड़े दलों से उनका गठबंधन नहीं होगा, छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे और यूपी का इलेक्शन लड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ कोई पार्टी आने को तैयार नहीं है, जिसके चलते आप खुद पीछे हट रहे हैं कि कुछ हासिल होने वाला है नहीं? देखिए काजल ठाकुर जी, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं है, या बहुजन समाज पार्टी कोई छोटी पार्टी है, या बहुजन समाज पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है। हर आज अखिलेश सत्ता में नहीं है ना, सत्ता में नहीं है ना, दिक्कत वही हो जाती है, सत्ता में नहीं है आप। सत्ता में तो समाजवादी पार्टी भी नहीं है, सत्ता में तो कांग्रेस भी नहीं है, सत्ता में तो केवल एक ही पार्टी रह सकती है ना। लेकिन जो अन्य पार्टियां हैं, छोटे मोटे दल, लेकिन वो जिस तरीके से इस समय दिखाई दे रहे हैं, उस तरीके से पार्टी आपकी दिखाई नहीं दे रही है। अखिलेश यादव जैसे सुर्खियों में बने हुए हैं, उस तरीके से आपकी पार्टी नजर नहीं आ रही है। वैसी तैयारियां जैसी उन्होंने अब से 8-9 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी है, वैसी तैयारियां बीएसपी की तरफ से नजर नहीं आ रही है। दिक्कत वहां पर है। कठुआ और खरगोश में दौड़ हुई थी, तो उसमें कठुआ जीत गया था। जरूरी नहीं है कि आज तो पहले भाग दौड़ शुरू। नरेश जाटव जी, किताबी बातें हमेशा साकार नहीं हो जाती हैं। नरेश जाटव जी, जो किताबी बातें हैं ना, नरेश जाटव जी, जो किताबी बातें हैं वो हमेशा साकार नहीं हो जाती हैं। किताबी बातें किताबी ही रहती हैं, वो जमीन पर बहुत कम उतर पाती है, धरातल पर बहुत कम उतर पाती है। लेकिन हमने तो सिद्ध किया ना 2007, आपने देखा होगा 2007 में हमने सिद्ध किया है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। परिस्थितियां बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। 2022 से इस बार 2022 से बहुत परिस्थितियां बदल गई हैं। बिल्कुल परिस्थितियां बदली है, लोगों के हालात खराब है, लोगों के रोजगार चले गए हैं, लोग अपराधियों से परेशान हैं, गुंडों से दुखी हैं, तांडव हो रहा है पूरे प्रदेश में। और बहन कुमारी मायावती जी के जो शासन काल था, उस समय क्या हुआ करता था कि गुंडे माफिया जेल छोड़कर भाग जाया करते थे। तो आज हमारी सरकार बनने जा रही है पुनः। चलिए रमेश ठाकुर जी, आपका रिएक्शन चाहिए होगा। परिस्थितियां बहुत ज्यादा बदल चुकी हैं। हम पहले के इलेक्शन की तस्वीरें देखते हैं बार बार, वो तस्वीरें कुछ और कहती हैं, और अब जो 2022 की तैयारी हो रही है वो तस्वीरें कुछ और ही कहती हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता जिनको कहा जाता था पार्टी में अच्छी पैर रखते हैं, वो दल बदल कर रहे हैं। परिस्थितियां एकदम विपरीत हो चुकी हैं 2022 के लिए। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए काजल, एक बात ठीक से समझना होगा, जब 2017 में जब चुनाव हुए थे तो उस समय भाजपा ने जो क्षेत्रीय छोटे छोटे दल थे, चाहे अपना दल हो गए, चाहे निषाद पार्टी हो गई, चाहे राजभर की पार्टी हो गई, तो इन पे डोरे डाल के इन्होंने जिस तरीके से एक परफॉर्मेंस किया था, और एक सीटों का जो आंकड़ा बड़ा इन्होंने जो सोचा था उससे भी ज्यादा मिला था। तो मुझे लग रहा है ये चीजें समाजवादी पार्टी के नेता भी भाग चुके हैं, बीएसपी के नेता भी भाग चुके हैं। अब इस बार का जो चुनाव है, ये छोटे दल, चाहे आरएलडी हो गया,
और निषाद की पार्टी हो गई, अपना दल हो, इन छोटे छोटे दलों की अहमियत मुझे लग रहा कुछ ज्यादा बढ़ गई है। अब बड़ी पार्टियों के साथ में बिल्कुल अभी आपने सही कहा कि कांग्रेस के पास उतना दमखम नहीं है और बीएसपी अपना पार्टी अपना जनाधार है, अपने चीजों को लेके चलती है। लेकिन समाजवादी पार्टी की जिस तरीके से इस बार आगे की आने की, उनके नेताओं ने तो ये भी घोषणा कर दी कि अगली बार सरकार उन्हीं की आने वाली है, लेकिन स्थितियां उनकी मजबूत बन चुकी हैं, ऐसा इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उससे पहले इनको संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, उनके जो नेता उनको एक मजबूती देनी पड़ेगी। अब इस बीच में उनके साथ जो हमारे पास जो खबरें हैं कि लखनऊ में अखिलेश यादव के पास छोटी छोटे जो दल के नेता हैं डेली के डेली वहां पे जा रहे हैं, उनसे मुलाकातें हो रही हैं, नई रणनीति बनाई जा रही है। ये जरूरी है क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, 7-8 महीने का समय है। जी। आप कोरोना काल से बाहर निकले हो और इतना समय मुझे लग रहा है ज्यादा नहीं होता है, तो इस बीच में आपको सारी चीजें आपको पूरी करनी पड़ेंगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस बार का जो गठबंधन होगा, क्योंकि मायावती जो है वो कहते हैं ना कि एक बार अखाड़े में जाके जो चित हो चुका होता है तो दोबारा से अगर अखाड़े में जब जाता है तो बहुत सी सोच समझ के वो कदम रखता है। तो मुझे लग रहा है बीएसपी का अगर अकेले लड़ने का जो फैसला है, मुझे लग रहा है वो ठीक होगा, क्योंकि जिस तरीके से उनका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ और गठबंधन के बाद वो बाहर चली जाती है, तो उनका जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों का डगमगाया है। काजल, बिल्कुल नरेश जाटव जी, जमीनी स्तर पर तैयारियों की बात यहाँ पर हो रही है। जिस तरीके से हम अखिलेश यादव को देख रहे हैं और हम बीजेपी को भी देख रहे हैं, जिस तरीके से जो केंद्रीय मंत्री हैं लखनऊ जाते हैं, लखनऊ में कई घंटे तक मंथन होता है और मंथन सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को लेकर होता है। वो संगठन को मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत बीएसपी को है, धरातल पर मजबूती की जरूरत बहुत ज्यादा इस समय बीएसपी को है, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है। नरेश जाटव जी। जी काजल जी, अगर धरातल पे कोई पार्टी काम करती है तो बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता है, वो वाम सेल के माध्यम से काम करता है, वीपीएस के माध्यम से काम करता है, तो बहुजन समाज पार्टी की मुख्य विंग के साथ में काम करता है। आज आप देखेंगे पंचायत चुनाव रहा है, उसमें भी बहुजन समाज पार्टी ने अच्छी खासी सीटें जीती हैं। और जो हमारा संगठन है वो इसी और ध्यान दे रहा है कि हम अपने बूथ को कैसे मजबूत करें, हम अपने सेक्टर को कैसे मजबूत करें। हम लोग गठबंधन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम लोग संगठन पे ध्यान दे रहे हैं, और संगठन हमारा बहुत मजबूत हो रहा है और आगे और भी मजबूत होकर के 5वीं बार बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। नरेश जाटव जी, कितनी सीटों की उम्मीद उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं आप? जी, कितनी सीटों की उम्मीदें हैं आपको, क्योंकि 300 प्लस का नारा तो बीजेपी की तरफ से दिया जा चुका है। देखिए, वो बीजेपी है, वो कुछ भी नारा दे सकती है, लेकिन हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं और हमारी जो है 300 सीटें यदि बीजेपी ले जाएगी तो ये जो समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस है, जो इन सबका जो राष्ट्रीय लोकदल भी समाजवादी पार्टी के साथ है, तो क्या मान के चले ये दिखाई नहीं देंगे। फिर तो एक पार्टी एकमात्र भारतीय जनता पार्टी बचेगी पूरे देश में। वही तो मैंने आपसे पूछा, कोई ना कोई टारगेट तो आपने सेट किया होगा, कुछ ना कुछ तो डिसाइड किया होगा। पिछले दिनों मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलकर नजर आए दिल्ली में, जेपी मिलकर नजर आए दिल्ली में। यदि उनके पार्टी में खलबली नहीं है तो ऐसा क्यों, क्या आवश्यकता पड़ रही है कि वो जनता से रूबरू ना होकर, जनता की समस्याओं को ना सुन करके अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सीटों को बचाने के लिए वो वहां पर डेरा जमाए हैं। नरेश जाटव जी, मेरा सवाल खलबली को लेकर नहीं था, मेरा सवाल तो आपके टारगेट को लेकर था। टारगेट क्या सेट किया आपने? टारगेट हमने आपको बताया कि हमारा सीधा टारगेट है पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। इसी चीज से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और मेरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली अगर पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है 300 तो थोड़ी 30 सीटें भी नहीं ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में। हमारी सीटें 300 से पार जा सकती हैं, क्योंकि जनता आज बहुजन समाज पार्टी की ओर ताक रही है, देख रही है कि भाई किसी तरह बहुजन समाज पार्टी सरकार बने तो हमें स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा मिले, मान सम्मान और मकान मिले। उत्तर प्रदेश में सीधा मुकाबला किससे मान रहे हैं? सीधा मुकाबला किससे आपका? तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने का ही काम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत दोनों का आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी से आपका सीधा मुकाबला, वक्त बताएगा क्या होता है।
और दूसरी खबर आपको बताते हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मन की बात सभी को टीका लगाकर की जा सकती है, बस हर देशवासी तक वैक्सीन पहुंचा दो, फिर चाहे मन की बात भी सुना दो। राहुल गांधी लगातार कोरोना और वैक्सीनेशन के खिलाफ केंद्र पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले शनिवार को भी उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा प्रहार किया था। आज पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया और उनके इस कार्यक्रम से ठीक पहले राहुल गांधी ने उन पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट जारी किया है। इस ट्वीट में उन्होंने पीएम मोदी से सभी को वैक्सीन लगाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि पहले वैक्सीनेशन फिर करें मन की बात। राहुल गांधी ने बीते दिन यानी शनिवार को भी केंद्र के खिलाफ बयान दिया था। उन्होंने लिखा था कि कोविड महामारी में भी देश सेवा में जुटे 113 लाख कर्मचारियों का साहस बढ़ाने की बजाय केंद्र सरकार उनकी मेहनत की कमाई छीनने में लगी हुई है। सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स से 37,500 करोड़ रुपए की लूट करना अपराध है। मन की बात के दौरान पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीनेशन पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी लोगों को टीका लगना चाहिए और भ्रम फैलाने वाले लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो ये और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण की रफ्तार को तेज करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 21 जून से देश भर में टीकाकरण का नया चरण शुरू किया गया। केंद्र सरकार की तरफ से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की अब तक 31.51 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 1.15 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। केवल ढींगरा हमारे साथ इस समय कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। केवल ढींगरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। नमस्कार। केवल ढींगरा जी, राहुल गांधी को हम आए दिन देखते हैं, ट्वीट करते हैं, सरकार पर निशाना साधते हैं, ट्वीट करते हैं, सरकार पर निशाना साधते हैं। इसके अलावा विपक्ष की कोई और जिम्मेदारी है कि नहीं है? आप बताइए क्या करें? इनके घर के बाहर बैठ जाए जाके। आप हम बात को कहने का माध्यम आजकल जो जिस तरह से होगा उसी तरीके से कहा जाएगा। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हैं और लोग मुंह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों लेते हैं? क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। अगर हम कोरोना काल के अंदर इनके घर के बाहर भीड़ कर देंगे तो आप ही लोग सिर्फ ये कहोगे कि आपके घर पे भीड़ लगाई है, बाहर कोरोना फैल रहा है। ट्वीट करने से आपकी सरकार सुनती है? ट्वीट करने से सरकार सुनती है? कुछ ऐसा करिए ताकि सरकार पर असर तो हो। कुछ ऐसा करिए कम से कम। सरकार के ऊपर असर ही तो नहीं हो रहा है, इसीलिए तो आप भी बात कर रहे हैं और मैं भी कर रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं और जो ये सुन रहे हैं, हमारे माध्यम से ही शायद मोदी जी की जो कान है उसमें कुछ थोड़ी सी बात पड़ जाए और उनको ये समझ में आ जाए कि हमारा देश इस समय बहुत बुरी हालात में है। सिर्फ मन की बातें करने से देश का हित नहीं है। लेकिन टीकाकरण तो हो रहा है ना केवल ढींगरा जी, टीकाकरण तो लगातार हो रहा है। राहुल गांधी टीकाकरण की बात कह रहे हैं ना कि पहले वैक्सीनेशन उसके बाद मन की बात। वैक्सीनेशन तो चल रहा है लगातार और अब तो उच्च स्तर पर चल रहा है। आपकी आंखें वैक्सीनेशन चलते हुए देख रही हैं तो मेरी आंखें ये देख रही हैं कि वैक्सीनेशन जनवरी में शुरू होना चाहिए था और आज लेट हो गया है और अभी भी वैक्सीनेशन प्रॉपर शुरू नहीं हो पाया। हमारे देश को कम से कम 200 करोड़ से भी ज्यादा। ठीक है, हमारे साथ इस समय दीपक पटेल पूर्व विधायक जुड़ चुके हैं बीजेपी के। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद। दीपक जी, बार बार विपक्ष की तरफ से निशाना साधा जाता है, बार बार राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि वैक्सीनेशन को बढ़ाइए, मन की बात बाद में भी हो सकती है। आपका रिएक्शन? राहुल गांधी जी के ट्वीट को और उनके द्वारा कही गई बातों को हमारे देश के लोग कितनी गंभीरता से लेते हैं ये आपसे छिपा नहीं। उनका नामकरण भी कर दिया गया था एक दूसरा, जो मुझे अपने मुंह से कहने में बड़ा संकोच लगता है। आज जिस गति से टीकाकरण चाहे बात हो, चाहे कोरोना का प्रथम और दूसरा साल रहा हो, जिस तत्परता जी काम किया है वो वाकई पूरी दुनिया ने उसको माना है। और अभी भी रही बात टीकाकरण की, तो रिकॉर्ड नहीं। लेकिन दीपक जी, अब कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि जिस रफ्तार से चलना चाहिए उस रफ्तार से चल नहीं पा रहा है। लगता आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। केवल ढींगरा जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई और काम नहीं है, सिर्फ सवाल उठाना। तो विपक्ष की ये जिम्मेवारी भी है और लोगों की
समझ में भी ये आता है कि सत्ता पक्ष क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। और मैं आपको चीज एक बताना चाहता हूँ, मैंने मोदी जी की आज सारी बात सुनी। मोदी जी ने कहा कि हम सब टीकाकरण कर रहे हैं, हम टीकाकरण सभी लोगों को समझाएं कि वो ले। एक तरफ तो उन्हीं लोगों को भड़काया जा रहा है कि आप टीका मत लो, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि टीका लीजिए आप। जब आप गांव-गांव में ये प्रचार करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि टीका लिया तो आपके साथ ये हो जाएगा, टीका लिया तो आपके साथ वो हो जाएगा, क्योंकि इनके पास ना पैसा है। कौन प्रचार फैला रहा है? केवल जी कौन ये प्रचार फैला रहा है? किसने ये प्रचार किया कि टीका मत लीजिए? टीका खरीद नहीं रहे, सीधी बात तो ये है। टीका अगर खरीद रहे होते, 200 करोड़ टीका खरीदने के लिए जितने पैसे सक्षम होने चाहिए थे, 35,000 करोड़, वो कहाँ गए? आज तो ये भी नहीं समझ आ रहा। और किसी कोई बातचीत नहीं चल रही अभी तक। जनवरी से लेके जून जुलाई तक अभी तक 5 करोड़ डोज जो हैं वो डबल वैक्सीनेशन अभी तक लगी है, और 135 करोड़ का देश है। आप बता दीजिए किस तरह से है। और दूसरी कंट्रियां जो हैं वो 70, 80%, कई कंट्रियों ने 100% लोगों को वैक्सीन लगा दी और सारा देश खोल दिया। आप लोगों को यही नहीं समझ में आ रही अभी तक। और इन लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को मूर्ख जो बना रहे हैं, वही बात समझ में आती है। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश की। बीजेपी वाले कहते हैं कि रफ्तार से काम चल रहा है। अगर देश की आप बता दीजिए रफ्तार कितनी है? अगर देश की आबादी, बिल्कुल केवल जी, मैं ये सवाल उनसे भी पूछूंगी, लेकिन उनसे पहले एक सवाल यही मेरा आपसे भी है। अब उनका कहना है कि काम अपनी रफ्तार से चल रहा है। अगर देश की आबादी ज्यादा है तो धीरे धीरे रफ्तार उसकी चल रही है। मान ली बात, देश की आबादी ज्यादा है तो देश का बजट भी उतना ही हो सकता है। देश के साथ धोखा भी जो है उतना ही बड़ा हो सकता है। देश के साथ दगा भी जो है ये लोग इतना ही बड़ा कर रहे हैं। देश के साथ जो इस समय कठिनाई के दौर में देश है, उसकी अर्थव्यवस्था को खत्म करने वाले यही लोग हैं, और अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने वाले भी यही लोग हैं। वो क्यों नहीं समझ रहे? सारी जनता ये समझ क्यों नहीं रही कि ये कोरोना काल के अंदर अपने आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं और अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये कौन समझेगा? कैसे समझेगा? ये विपक्ष नहीं समझाएगा तो नहीं समझेंगे, और विपक्ष बात करेगा तो उन्हीं के ऊपर सवाल कर दिया जाएगा। लेकिन विपक्ष की बातें सुनी कहाँ जाती हैं? तरीका, या तो विपक्ष को तरीका बदलना पड़ेगा, या तो विपक्ष को तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम भी देखते हैं और आप भी देखते हैं। विपक्ष की बातें सुनी कहाँ जाती हैं? मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मीडिया की बात नहीं सुनी जाती, विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती, किसानों के धरनों की बात नहीं सुनी जाती। 7 महीने से धरने पे बैठे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाती। इन्हीं लोगों ने तो वोट दिया इनको, इन्हीं लोगों ने तो इनको जिताया, और इन्हीं लोगों को अब ये जूते मारने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? और फिर वोट जिताने का माध्यम आप बता दीजिए, आपके कोई समझ में आता है तो। काजल जी, ऐसा देश का हाल बना रखा है इन लोगों ने। इस देश में आप आवाज निकालो तो उसके ऊपर यूएपीए लगता है। अगर इस देश में कोई पत्रकार बोल दे तो उसको जेल में ठूसा जाता है। ये सरकार है। सरकार लोगों के लिए होती है, सरकार लोगों के काम के लिए होती है। इस काम के लिए नहीं होती कि आप लोगों को जेलों में ठूस दो। सरकार लोगों के लिए चुनी जाती है, और सरकार जो चुनी जाती है उसका काम जो होता है। केवल जी, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, केवल जी, जो रफ्तार है वैसी वहां भी चल रही है। अगर आपको पता हो तो जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, वैक्सीनेशन की रफ्तार वहां भी वैसी ही चल रही है जैसी बीजेपी शासित राज्यों में है। देखिए, वैक्सीनेशन अगर ज्यादा आ रही होगी तो ज्यादा लगेगी। आप ये बताएं, जब पोलियो की ड्रॉप्स लगी थी तो वो 2 महीने के अंदर 7 करोड़ वैक्सीनेशन कैसे लग रही थी? अब क्यों नहीं लग रही? अब 6 महीने के अंदर 5 करोड़ लग रही है। वो 2 महीने के अंदर 7 करोड़ लग रही थी। उसकी रफ्तार ये थी। इसकी रफ्तार कम क्यों है? क्योंकि खरीदी नहीं जा रही। तो खरीदेगा कौन? जब सेंटर सरकार को खरीदना है, जब वो चीज खरीदेंगे ही नहीं तभी उसकी रफ्तार। और आपने खट्टर साहब का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा कि जितनी चीज हो उसका गुजारा उतना कम करके करो कि लोगों को पता भी ना लगे और लोग अपना बगैर वैक्सीन के ही वंचित रह जाए। ऐसे ये मुख्यमंत्री है इस देश का मुख्यमंत्री का बयान ये ऐसा होना चाहिए? आप बताएं। देश के मुख्यमंत्री का बयान ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो बयान सामने आते हैं वो भी तो कई बार निंदनीय होते हैं। हम तो अखिलेश यादव की बात कर लेते थे। चलिए, मैं आपको अपनी ही देश की विपक्षी पार्टियों के बयान गिनवा देती हूँ। अखिलेश यादव को देख लेते, मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये क्या था? देखिए, ये हमारे देश की विपक्षी पार्टियां हैं, हमारे देश की विपक्षी पार्टियां हैं। मैंने मान लिया काजल जी आपकी बात, मैं आपकी बात से बिल्कुल दुरुस्त हूँ, और मैं मानता हूँ कि जिस बंदे ने भी ये बयान दिया उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ
कि ये जो बड़े देशभक्त हैं हमारे, जो राम और मुस्लिम हिंदू आपस में जातियों में बांट रहे हैं और सारे देश को इन्होंने बांटा, क्या लोग इन लोगों ने कभी विकास की बात करी? क्या कोई ऐसा देश में विकास का काम किया? ये दवाई क्यों देंगे? विकास की बातें तो बहुत होती हैं केवल जी आपको भी पता होगा, विकास की बातें तो बहुत होती हैं, भले ही धरातल पर ना हो, विकास की बातें बहुत होती हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, बातें करने से तो नहीं होगा ना, काम करने से होगा। तो काम भी तो बताना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया केवल ढींगरा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो एक बार फिर से राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है वैक्सीनेशन को लेकर। और अब तीसरी खबर आपको बता देते हैं, केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने से एक बार फिर से इनकार कर दिया है। हालांकि इस बार सरकार की ओर से दूसरा तर्क दिया गया है। पिछली बार केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बताया गया था कि अगर सबको 4-4 लाख रुपए दिए गए तो फंड की कमी हो जाएगी, लेकिन अब केंद्र ने दूसरा हलफनामा दाखिल करके बताया है कि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुआवजा नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दूसरे हलफनामे में केंद्र ने बताया कि पैसे का मुद्दा नहीं है, लेकिन कोरोना पीड़ितों को 4 लाख का मुआवजा नहीं दे सकते हैं क्योंकि संसाधनों का भी सही इस्तेमाल करना है। सरकार ने कहा है कि मुद्दा पैसे का नहीं है, बल्कि सरकार के खजाने और बाकी सभी संसाधनों के तर्कसंगत और विवेकपूर्ण इस्तेमाल का है। सुप्रीम कोर्ट में कोविड से होने वाली मौतों का मुआवजा देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की हुई थी। मुआवजे को लेकर केंद्र ने हलफनामा मांगा था। आपको बता दें कि केंद्र की ओर से 19 जून को पहला हलफनामा दाखिल किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने दूसरा हलफनामा दाखिल करने को कहा था। इस पर केंद्र ने आज दोबारा हलफनामा दाखिल किया। कोरोना मरीज की मौत को कब नहीं माना जाएगा कोविड डेथ। सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने बताया कि केंद्र की ओर से 39 पन्नों के हलफनामे में कहा गया है कि ये महामारी पहली बार आई है। ऐसे में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का फंड ही नहीं, बल्कि सरकार के जितने भी फंड हैं उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्र ने बताया कि 2015 से लेकर 2020 के बीच में 12 खास प्राकृतिक आपदाओं पर राहत के लिए खर्च की सिफारिश, इसमें भूकंप, बाढ़, सूखा, तूफान, सुनामी, भूस्खलन, बादल फटना जैसी आपदाएं शामिल हैं, लेकिन इसमें कोविड-19 या फिर कोरोना नहीं है। केंद्र ने यह भी बताया है कि अभी तक किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने एसडीआरएफ से कोविड पीड़ितों को कोई मुआवजा नहीं दिया है। हालांकि इससे पहले केंद्र ने 11 जून को सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि कोविड से मौत पर 4 लाख के मुआवजे की मांग वाजिब है और सरकार इस पर विचार कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस समय। राजीव, बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से मना कर दिया है कि 4 लाख का मुआवजा मृतकों के परिजनों को नहीं दिया जाएगा जिनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं बाढ़ के अंदर जो लोग मरते थे उनको कहीं ना कहीं उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाता था और जो और आपदाएं थी उनके अंदर दिया जाता, मगर कोरोना की जो महामारी जो आपदा है उसके अंदर अभी तक केंद्र सरकार ने ऐसा कोई भी मुआवजा तो तय नहीं किया है। मगर जिस तरीके से कहा गया था कि कोरोना महामारी के अंदर मरने वालों को जो 4 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए केंद्र सरकार को, मगर केंद्र सरकार ने उसके तरफ से बिल्कुल मना कर दिया गया कि केंद्र जो कोरोना से मरने वाले हैं उनके परिजनों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। मगर इसके बारे में अभी तक केंद्र सरकार विचार जरूर कर रही है, मगर देखना होगा क्या आने वाले दिनों के अंदर क्या केंद्र सरकार कोई मुआवजा तय करती है। मगर अभी तक के लिए बिल्कुल केंद्र सरकार ने मना कर दिया है। जी राजीव, विचार की बात जहां तक सामने आ रही है कि विचार बहुत पहले ये बात सरकार की तरफ से कही गई थी कि विचार इस बात पर किया जा रहा है, विचार किया जाएगा, 4 लाख रुपए दिए जाएंगे ये बात, लेकिन अगर पहले विचार की बात की जाती है उसके बाद मना कर दिया जाता है और मना एक बार नहीं बल्कि 2 बार मना किया जाता है कि 4 लाख रुपए नहीं दिए जा सकते क्योंकि दूसरे भी बहुत काम हैं, दूसरे जितने भी फंड हैं उन सबको खर्च कर दिया गया है। ये उन परिवारों के साथ में धोखा है जिनके लिए कहा गया था कि अभी सिर्फ विचार किया जा रहा है क्योंकि उनको उम्मीदें हो गई थी 4 लाख रुपए की। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर जितनी भी मौतें हुई हैं उनके परिजनों को ये उम्मीद थी कि सरकार उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ
कदम उठाएगी और उनके परिवार वालों को कोई ना कहीं सहायता मिलेगी। मगर वो जो सहायता थी वो सरकार ने 2 बार तोड़ दी, यानी कि जो उम्मीदें थी वो सरकार की तरफ से 2 बार तोड़ी गई है। पहले भी कहा गया था कि हम उम्मीद कोशिश करेंगे और सरकार जनता के लिए कहीं ना कहीं राहत के साथ होगी, मगर अब जिस तरीके से केंद्र सरकार ने फिर मना कर दिया है कि वो 4 लाख रुपए का जो मुआवजा था वो केंद्र सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा, तो उससे साफ जाहिर है कहीं उन परिवारों को काफी बड़ा धक्का जरूर लगा है। जी, उन परिवारों को बहुत धक्का लगा है, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि परिवारों का भरोसा सरकार से धीरे धीरे उठ रहा है कि सरकार पहले वादा तो कर देती है लेकिन उसको निभाने में असमर्थ है। अगर वादा किया जाता है तो उसको निभाइए, अगर आप पूरा नहीं निभा पा रहे तो थोड़ा निभाइए या फिर धीरे धीरे करके देर से ही निभाइए, लेकिन एकदम से मना कर देना, सरकार से भरोसा उठना भी इसको कहा जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सरकार से भरोसा टूटने का, तो वो बिल्कुल जनता के अंदर अब देखने को मिल रहा है। और सरकार, जनता जो है वो कहीं ना कहीं सरकार से कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है और कहीं ना कहीं कोरोना काल के अंदर जो लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही है। लोगों की जॉब जा चुकी है, बिजनेस ठप हो चुके हैं, व्यापार बिल्कुल बंद हो चुका है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल लोगों की जो उम्मीद थी वो सरकार से अब पूरी होती नजर नहीं आ रही। और लगता है सरकार, जनता को यही लगता है कि ये जो सरकार है वो कहीं ना कहीं सिर्फ वादे करती है, पूरा नहीं करती है, और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार की जो छवि है वो अब बिगड़ती नजर आ रही है। मगर देखना होगा क्या आने वाले चुनाव के समय में क्या केंद्र सरकार की छवि बन पाएगी, क्योंकि जनता के बीच में जो सरकार की तरफ से जो प्रतिक्रिया बनी हुई है वो कहीं ना कहीं अब बिगड़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जनता की नजर में जो सरकार की इमेज है वो धीरे धीरे बिगड़ती हुई नजर आ रही है। 3 बजे 3 खबर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।